प्रोस्टेट एक्चुअली होता क्या है और इसका बॉडी में क्या रोल होता है? तो प्रोस्टेट का जो एक्चुअल फंक्शन है वो है एक प्रोटीन लीक होता है इससे इसके ग्लैंड से, जिसको हम पीएसए बोलते हैं। किन लोगों में हो सकता है, मतलब कोई ऐसा एज मार्कर है और कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं जिनमें प्रोस्टेट बढ़ने की दिक्कत हो सकती है? अगर आपकी उम्र 50 या 50 से ज़्यादा है और अगर आपके यूरिनरी सिम्टम्स हैं, यानी कि बार बार यूरिन का जाना, रात को उठना, यूरिन के लिए जाना, पेशाब की धार का कमज़ोर होना, या फिर कभी आपको पेशाब में ब्लड आया हो या कभी आपको पेशाब बिल्कुल ही रुक गया हो, तो इसका मतलब आपको ज़रूर बीपीएच के कोई ना कोई सिम्टम्स हैं। कौन से ऐसे वार्निंग साइंस है जब हम समझ सकते हैं कि नहीं ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्या होता है कि उनका यूरिन धीरे धीरे अंदर रुकना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ही रुक जाता है, तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब आपका यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा है, तो आपको ब्लैडर ख़राब होने के चांसेस हैं, आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस है, और आपकी धीरे धीरे किडनीज पे प्रेशर जाएगा और आपके जो किडनी फंक्शन है यानी कि क्रिएटिनिन बढ़ना, यानी कि रीनल फेलियर तो अब जा रहे हैं। एज अ फैमिली मेंबर हमें कौन कौन से साइंस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे साथ रह रहे हैं, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं? किसी भी मेल का यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं है, कट कट के आ रहा है, या फिर अगर वो वॉशरूम में गए, जैसे आप एयरपोर्ट पे देखें, आपके बगल में अगर कोई यूरिन पास कर रहा है, वो निकल गया लेकिन आप खड़े हैं, तो मतलब आपका हेजिटेंसी है, लंबा समय लग रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं। तो टेस्ट वगैरह की अगर बात करते हैं तो पीएसए हो गया, यूरिन फ्लो टेस्ट हो गया, सिम्टम स्कोर टेस्ट हो गया, ये सब कब किए जाते हैं? कोई भी मेल जो कि 50 या उससे ऊपर हो, तो हर साल में अपने सिम्टम्स के साथ साथ में अपना पीएसए टेस्ट भी ज़रूर करें। तो टेस्ट कराने के बाद कुछ नंबर्स देखने होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ बीपीएच है। नॉर्मल वैल्यू 0 to 4 एज ए स्टैंडर्ड माना जाता है। पीएसए इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है। पीएसए किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा है उससे भी बड़ा बढ़ होगा। जाता है, हाँ। पीएसए आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ सकता है। पीएसए इन वेरी हाईली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स में बढ़ सकता है। इसमें जो पीयूएल है या यूरोलिफ्ट है, ये क्या प्रोसीजर्स है, कैसे काम करता है? ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। इसमें प्रोस्टेट को काटा नहीं जाता। ओके। इसमें बिग रिलीफ। बिल्कुल प्रोस्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। तो बीपीएच के ट्रीटमेंट को डिले करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? कोई भी ट्रीटमेंट डिले करने से, चाहे वो आपका मेडिसिन हो, यूरोलिफ्ट हो, टीयूआरपी हो या फिर होल्मियम लेज़र हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ब्लैडर अंडर प्रेशर रहेगा और उसके मसल्स जो हैं वो डैमेज होंगे। नंबर 2 प्रोस्टेट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनलार्जमेंट की, वो है कि बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना। तो लॉन्ग टर्म में आपके ब्लैडर में पथरी बन सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी फेल हो सकता है, और एक्सट्रीम ओल्ड एज ग्रुप में मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्फेक्शन से फेलियर हो सकता है। पिछले 10 सालों में बीपीएच के ट्रीटमेंट में क्या नए एडवांसमेंट्स आए हैं? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो टीयूआरपी था, हाँ। जो कि 100 साल से एक गोल्ड स्टैंडर्ड था। एंड 90s में जो होल्मियम लेज़र, दैट वाज ए सेकंड ब्रेक थ्रू, जो कि अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। लेकिन लास्ट 10 साल में मुझे लगता है जो सबसे बेहतरीन अचीवमेंट हुआ है वो है मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट, यानी कि मिस्ट में यूरोलिफ्ट, जो कि यंग पेशेंट्स के लिए एक सेवियर हुआ। क्या आपको भी रात में उठकर बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या फिर अचानक से ऐसा लग रहा है कि जो यूरिन की धार है वो पहले से कम हो गई है? इनफैक्ट वॉशरूम जाने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि ये प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो धीरे धीरे चलकर आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर सकते हैं। अक्सर इसके सिम्टम्स लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि आज के समय में प्रोस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है और इस तरीके की प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल किया जा सकता है। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने
और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शफीक अहमद, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, रिनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके ज़रिए इस सेशन में हमारी ऑडियंस तक इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और अवेयरनेस सही मायने में पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट एक्चुअली होता क्या है और इसका बॉडी में क्या रोल होता है, और BPH असल में क्या है? प्रोस्टेट एक एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है जो सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है। ये एक वॉलनट टाइप ऑफ एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे प्रोस्टेट की जो नली होती है और जो ब्लैडर है उसके बिल्कुल मुंह के ऊपर एक नली के राउंड पे सराउंड करता है। तो प्रोस्टेट का जो एक्चुअल फंक्शन है वो है एक प्रोटीन लीक होता है इसके ग्लैंड से, जिसको हम PSA बोलते हैं। जब भी हम यंग होते हैं तो PSA का हमारी बॉडी में एक रोल होता है, लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है 50 साल से ज़्यादा, आजकल तो हम पेशेंट्स जो 50 से कम भी देखते हैं, लेकिन यूजली ये जो प्रॉब्लम प्रोस्टेट रिलेटेड आती हैं जिसको हम BPH का नाम देते हैं, वो 50 के ऊपर जो भी एज है उसमें से मेल्स को हो सकता है। तो हमारी एज के दौरान पे जैसे हम ग्रो करते हैं तो देयर आर लॉट मेनी चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, और एज एक फैक्टर होता है जिससे हम लोग का जो प्रोस्टेट है वो प्रोलिफरेट करता है, यानी कि उसके सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम BPH का नाम देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रोस्टेट है, तो ये क्या एक उम्र बढ़ने के साथ की प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट का बढ़ना? ज़्यादातर किन लोगों में हो सकता है, मतलब कोई ऐसा एज मार्कर है, और कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं जिनमें प्रोस्टेट बढ़ने की दिक्कत हो सकती जी है? बिल्कुल। देखिए क्या है कि मेल्स की एज में जब एक डिक्टम है कि जैसे ही हम एज में ग्रो करेंगे तो हमारी 3 चीज़ें डेफिनेटली होने वाली हैं। एक तो आपकी आँखों की बीनाई, जिसको रोशनी बोलते हैं, वो कम होगी। हमारे हेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली ग्रे होंगे, और तीसरी चीज़ जो हमारी बढ़ेगी वो है प्रोस्टेट। लेकिन प्रोस्टेट का बढ़ना नॉट नेसेसरली कि हर एक पेशेंट को उसके सिम्टम्स होंगे। बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने के बाद में ही जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं या फिर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, पेशेंट को उसकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बाधा डालते हैं। तो हर एक पेशेंट में ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रोस्टेट रिलेटेड जो BPH रिलेटेड सिम्टम्स हो, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर पेशेंट, यानी कि जब तक वो 50 साल से लेके 80 साल की उम्र तक अगर इस दौरान पे देखें तो मैक्सिमम अगर आपकी एक आउट पेशेंट क्लिनिक में यूरोलॉजिस्ट की OPD में अगर पेशेंट का विजिट होता है तो वो इस एज ग्रुप में होता है। लेकिन प्रोस्टेट के सिम्टम इवन यंगर पेशेंट्स भी उससे कहीं मुक्त नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ये प्रोस्टेट सिम्टम आजकल हम 40 से 50 की एज के अंदर भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिर्फ एज नहीं, बल्कि इसके साथ में कोई जेनेटिक फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर भी मौजूद है। इसीलिए प्रेजेंट डे में शायद मुझे लगता है कि ये जो एज ग्रुप है शायद 50 से नीचे भी हम रोज़मर्रा देखते रहते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे ये चीज़ बताई कि आपके OPDs में आजकल इस उम्र के लोग भी केसेस लेकर के आते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब BPH की प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों है, और क्या प्रोस्टेट कैंसर से ये अलग होती है? और अगर किसी को BPH है तो कैंसर का भी टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार? देखिए, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो BPH एक बहुत ही रैंडमली यूज टर्म है। तो BPH का मतलब है कि बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ द प्रोस्टेट। ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि ये कैंसर नहीं होता है, ये सिर्फ एक उम्र के लिहाज से आपका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ गया और आपको ये सिम्टम्स कर रहा है, हम इसको एक टर्म यूज़ करते हैं BPH। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हमारी एज जो कि कम भी पेशेंट्स हम देखते हैं, क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं? डेफिनेटली फैक्टर हैं, क्योंकि प्रोस्टेट का जो बढ़ना वो हमारे हार्मोन्स के साथ में डिपेंडेंट होता है। तो दो हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टेस्टोस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में हमेशा स्टेबल रहता है और टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होता है। इन दोनों हार्मोन्स का जो डिपेंडेंसी है हमारी लाइफस्टाइल पे है। एफ्लुएंट सोसाइटी, ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है,
जो उनका खान पान है उसमें बहुत ज़्यादा फैट का होना, कार्बोहाइड्रेट्स का होना, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस होना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये एक एट्रीब्यूट करते हैं कि प्रोस्टेट जो है आजकल के दौर में इवन यंगर जनरेशन्स के अंदर भी पाया जाता है। बिल्कुल। प्रोस्टेट का मतलब जो प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोग उसके बारे में बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। कुछ ऐसे शुरुआती सिम्पटम्स हैं जो आते हैं, या कौन से ऐसे वार्निंग साइन्स हैं जब हम समझ सकते हैं कि नहीं, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, ओवर द ईयर्स मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि जो आजकल की यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड आते हैं और वो अपने कोई भी यूरिनरी रिलेटेड सिम्टम्स, चाहे वो बीपीएच से हों, चाहे वो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस से हों या फिर किसी और रिलेटेड हों, तो वो डेफिनेटली एक डॉक्टर से रुजू करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स की के लिए बातचीत करते हैं। हाँ। लेकिन इससे बिल्कुल कंट्रेरी है जो हमारी ओल्ड एज के बुज़ुर्ग हैं, जो 60s में 70s में हैं, वो हमेशा इसको अपना एक उम्र का लिहाज समझ के उसको इग्नोर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने प्रोस्टेट के सिम्टम जो हैं अपनी फैमिली से भी छुपाते हैं, अपने जो नियर एंड डियर से उनसे भी छुपाते हैं। इफ़ एट ऑल अगर वो डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद अपने कलीग से डिस्कस करते हैं, जिनसे उनको जो सलाह मिलती है वो शायद यही होती है कि ये तो उम्र का लिहाज है, तो इसीलिए आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बीपीएच जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर मेल को हो सकती है। ओल्ड एज में जब भी आपको यूरिनरी सिम्टम्स हों तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपनी प्रॉब्लम्स का हल ज़रूर ढूंढें। बिल्कुल। तो अगर जैसे किसी को मतलब डॉक्टर के पास कोई आता है तो डायग्नोसिस के लिए आप क्या करते हैं? मतलब ऑब्जर्वेशन, मेडिसिन, मिनिमल इन्वेजिव या सर्जरी, ये सारे ऑप्शंस कब इस्तेमाल किए जाते हैं? डायग्नोसिस से पहले तो मैं इतना अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 50 या 50 से ज़्यादा है और अगर आपके यूरिनरी सिम्टम्स हैं, यानी कि बार बार यूरिन का जाना, रात को उठना, यूरिन के लिए जाना, पेशाब की धार का कमज़ोर होना, या फिर कभी आपको पेशाब में ब्लड आया हो या कभी आपको पेशाब बिल्कुल ही रुक गया हो, तो इसका मतलब आपको ज़रूर बीपीएच के कोई ना कोई सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में आप ज़रूर अपने डॉक्टर साहब से मिलिए और डायग्नोसिस के लिए बहुत सिंपल 2 या 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें हम एक सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, एक पीएसए टेस्ट है जो कि हमको बिटवीन बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर में डिफरेंशिएट करता है, और एक फ्लो टेस्ट होता है जिससे हमें सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है वो पता चलती है। तो ये दो तीन सिंपल टेस्ट हैं जो कि आप किसी भी जगह पे अपने किसी भी सेंटर में ज़रूर जाके अपना हेल्थ चेकअप जो है प्रोस्टेट रिलेटेड कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें जो पीयूएल है या यूरोलिफ्ट है, ये क्या प्रोसीजर्स है, कैसे काम करते हैं? जब भी हम किसी को बीपीएच या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट डायग्नोस करते हैं तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि किसी भी पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितने हैं। बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम हम लोग चूज़ करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए। हमेशा हर पेशेंट को एक मेडिकल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं, बहुत ही बिल्कुल साधारण सी दवाइयाँ हैं जो कि रोज़ एक टैबलेट खाने से उनके यूरिनरी सिम्टम जो हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन हर एक पेशेंट के लिए हम मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है? डेफिनेटली हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एक ट्रेडिशनल ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेज़र प्रोसीजर किया जाता है जो कि हमारे प्रोस्टेट को हम उससे, यानी कि इससे कैविटेटिंग, मतलब हम लोग प्रोस्टेट का जो एडिनोमा है उसको निकालते हैं ताकि यूरिन का फ्लो जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यंगर जनरेशन जो कि यंग एज ग्रुप के पेशेंट हैं उनके लिए हमारे पास डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, जिनमें यूरोलिफ्ट यानी कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट एक प्रोसीजर है जो कि एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये भी एक हमारे पास आज ऑप्शन है जो यंग जनरेशन के पेशेंट्स हैं उनको डील करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन क्या यूरोलिफ्ट में प्रोस्टेट की टिश्यू निकालनी पड़ती है, काटना पड़ता है, और प्रोसीजर होता कैसे है? मतलब अगर लोगों को जानना हो कि इसमें भी क्या एनेस्थीसिया लगता है, हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह ये सब कैसे होता है?
देखिए क्या है कि जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट या फिर यूरो लिफ्ट एक प्रोसीजर है जो कि हम इन्वेजिव तो नहीं बल्कि नॉन इन्वेजिव एक प्रोसीजर की कैटेगरी में उसको रखते हैं। ये हमारे TURP या फिर हॉल्मियम लेज़र इनुक्लेशन का अल्टरनेटिव नहीं है। ये एक मेडिकेशंस का अल्टरनेटिव है। ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में भी इसको किया जाता है और इसमें प्रोस्टेट को काटा नहीं जाता। इसमें बिग रिलीफ। बिल्कुल प्रोस्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। उसके मल्टीपल रीजंस हैं क्योंकि यूरोलिफ्ट इंडिकेशन जो बनती है वो यंग इंडिविजुअल्स में जो कि अपना सेक्सुअली फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, स्पेशली उसमें से एक फंक्शन है इजैकुलेशन वाला। बिकॉज कोई भी प्रोस्टेट का प्रोसीजर यानी कि TURP, हॉल्मियम लेज़र इन्यूक्लेशन जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, उनको अगर हम लोग देखें उन पेशेंट्स में जो इजैकुलेशन पावर है उनका वो ख़त्म हो जाता है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। तो इसको ओवरकम करने के लिए यूरोलिफ्ट या फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल पुल का एक रोल आया जिसमें ये इजैकुलेटरी फंक्शन जो है उनका प्रिजर्व किया जाता है एंड एट द सेम टाइम उनका जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं उनसे भी उनको निजात मिलती है। अब अगर हम यंग इंडिविजुअल्स में देखें जो लोग मेडिसिन्स भी खा सकते हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, अगर वो मेडिसिन से हैप्पी हैं तो शायद वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर सपोज़ कोई मेडिसिन लंबे समय तक नहीं ले सकता या मेडिसिन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनमें एक अगेन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन इज़ बहुत डिस्ट्रेसिंग कॉम्प्लिकेशन है मेडिसिन्स की या फिर कैविटेटिंग प्रोसीजर यानी कि TURP और हॉल्मियम के लेज़र के, तो ऐसे पेशेंट्स को यूरोलिफ्ट एक वायबल ऑप्शन है जो कि वो चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस जो प्रोसीजर है यूरोलिफ्ट का, इसका रिकवरी टाइम कितना होता होगा? मतलब पेशेंट अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऑफिस जाना हो, ट्रैवल करना हो, इस तरह की चीज़ें कब रिज्यूम कर सकता है? मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या जिसको हम लोग साइंस में मिस्ट का नाम भी देते हैं, उसमें सिर्फ यूरोलिफ्ट नहीं बल्कि और भी कुछ प्रोसीजर्स आते हैं जैसे रिज्यूम है, यूरोलिफ्ट है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। ये बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि हम नॉन कटिंग प्रोस्टेट के प्रोसीजर्स हैं। तो ऐसे में पेशेंट का रिकवरी जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है क्योंकि इसमें कोई कट नहीं लगता है। विद इन 24 आवर्स पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। विद इन 24 आवर्स उनको कैथेटर या फिर कभी कैथेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए इट्स एन इम्प्लांट, इट्स अ वेरी स्मॉल इम्प्लांट जो कि हम लोग प्रोस्टेट के एडिनोमा को प्रेशर देने के लिए या प्रेस करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में देयर में भी डेफिनेटली कभी ना कभी प्रोस्टेट के थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन होती है एंड कभी कभी 1 या 2 हफ्ते तक दे मे हैव लिटिल बिट सिम्टम, उनको लगेगा कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी है, पेशाब करने में थोड़ी जलन है या फिर कभी उनको ऐसा भी लगता है कि पेशाब की धार जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है पहले से। बट ये मेजॉरिटी में नहीं होता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स का रिकवरी जो है विद इन 1 वीक वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर यूरिनरी सिम्टम्स। तो इसमें कैथेटर लगता है? सिर्फ 24 घंटे के लिए एक कैथेटर प्लेस किया जाता है, वो भी वो पेशेंट जिनको हम लोग जनरल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। अगर यही पेशेंट से फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक पेशेंट है जो कि मैं अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया में अगर यूरोलिफ्ट अप्लाई कर रहा हूँ या ये प्रोसीजर कर रहा हूँ तो शायद इन पेशेंट्स को कैथेटर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो इट कैन बी जस्ट ए डे केयर प्रोसीजर आल्सो। सो दैट्स वाई इट्स ए नॉन कैविटेटिंग नॉन कटिंग प्रोसीजर। तो इनका रिकवरी, हॉस्पिटल स्टे, कैथेटर होना सबसे मिनिमम है या बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर इसी को हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना हो कि यूरोलिफ्ट जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन किसके लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, यंग हो, ओल्ड हो, या फिर कई बार जैसे बुजुर्गों में हार्ट रिलेटेड, शुगर रिलेटेड, डायबिटीज़, इन सब की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो यूरोलिफ्ट सबसे बेस्ट किसके लिए होता है? 45 साल से लेके 65 साल तक एक एक्टिव सेक्सुअल लाइफ है और अगर ये पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट रिलेटेड, प्रोस्टेट के अंदर मीडियन लोब एनलार्जमेंट नहीं है, अप टू 80 ग्राम्स मैक्सिमम मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये वो पेशेंट हैं और कोई भी उनका प्रोस्टेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन यानी कि ब्लैडर ख़राब नहीं हुआ है,
या कोई और उनको इफेक्ट नहीं हुआ है, दे आर द आइडियल कैंडिडेट्स। अगर इनका मीडियन लोब इनलार्जमेंट है, ब्लैडर पे इफेक्ट हुआ है प्रोस्टेट के चलते हुए, एंड दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि वो अपना एजैकुलेशन से इतने बॉदर्ड हैं, नहीं, तो देन TURP एंड होल्मियम लेजर इन्यूक्लेशन जो कि एक्चुअल प्रोसीजर है वो होना चाहिए। अगर कोई 45 ईयर ओल्ड मेल है तो उसमें शायद एज ए क्लिनिशियन मैं TURP नहीं करूँगा, तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट पेशेंट है जिसमें मैं उसको यूरोलिफ्ट एडवाइस करूँगा। एट द सेम टाइम ये पेशेंट के पास चॉइस है कि वो मेडिसिन्स पे स्ट्रिक्ट रहे या फिर अपना वन टाइम यूरोलिफ्ट करे और अपना लाइफ को एंजॉय करे। बिल्कुल। आज के समय में हैं लोग जो इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आई एम श्योर इस नए ट्रीटमेंट से डर भी रहे होंगे, तो उनके लिए आपके लिए मैं कुछ एडवाइस है? अपना एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा बिल्कुल। कि हम आज से 15 से 20 साल पहले प्रोस्टेट के लिए जो ट्रीटमेंट करते थे वो शायद ओपन सर्जरी था, और धीरे धीरे ये TURP पे गया, यानी कि हम मिनिमली इन्वेजिव हुए, इंडोस्कोपिकली हम प्रोस्टेट को निकालने लगे विदाउट कटिंग द बॉडी, और वहाँ से प्रोग्रेस करते हुए देयर में लॉट मेनी लेज़र्स फील्ड में आए, जिसमें होल्मियम लेज़र इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट ने एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया। थुल्मियम लेज़र, डायोड लेज़र, ये सारे लेज़र्स ने प्रोस्टेट के ऊपर काम किया। अभी मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर एक सही पेशेंट जो यूरोलिफ्ट के लिए इंडिकेटेड है तो उनकी तादाद डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है, और ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली वेल एक्सेप्टेड है मेरे पेशेंट के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग अगर उनको एक ऑप्शन देंगे कि मेडिकेशंस आपको इफ़ेक्टिव नहीं हो रही हैं तो आपका प्रोस्टेट को TURP करके काटा जाएगा, निकाला जाएगा, so he is not going to accept despite he wants to live with that symptoms, उनके साथ रहना चाहेगा, लेकिन वो अपने प्रोस्टेट को कटवाना या उसमें इंसिजन देना नहीं चाहेगा। एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो कि जिनका प्रोस्टेट का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन ये यंग पॉपुलेशन है, बिल्कुल 40, 42, 45 टिल 50। बिफोर यूरोलिफ्ट या फिर अदर मिनिमली इन्वेजिव जो ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हम मिस्ट बोलते हैं, जिसमें बाकी प्रोसीजर्स आते हैं, वो जब तक हमारे पास नहीं थे तब हमें पेशेंट को वेट करना पड़ता था कि वो 50 या 50 से ज़्यादा हो जाए, तब हम जाके उनको कन्विंस कर पाएँ कि आपके लिए TURP या फिर लेज़र के लिए लेज़र प्रोसीजर है। आज हमारे पास आर्मामेंटेरियम काफ़ी है, और मेरे पेशेंट्स या बाकी भी जितने भी डॉक्टर साहब ये प्रोसीजर करते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा एक टूल आया है कि वो अपने पेशेंट्स को ऑफर कर पाएँ ये ट्रीटमेंट। अगर किसी ने यूरोलिफ्ट करा लिया, सिम्टम्स में रिलीफ आते हैं, कब तक आ जाते हैं? देखिए, यूरोलिफ्ट चूँकि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हम अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, एक ट्यूब को प्रोस्टेट ने प्रेशर से दबा लिया, अब आप उसको प्रेशर को हटाएंगे तो आपका सोल्यूशन इंस्टेंटली आएगा। तो जब भी हम लोग यूरोलिफ्ट करते हैं तो पेशेंट्स का जो रिस्पॉन्स है, जो रिलीफ ऑफ सिम्टम्स है, वो उनको विदिन 24 आवर नज़र आता है। अब यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमने BPH की ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो TURP हो, चाहे वो आपका होल्मियम लेज़र हो या फिर यूरोलिफ्ट हो, क्या आपने सही सिलेक्शन एज ए क्लिनिशियन आपने पेशेंट की है कि नहीं। अगर आपने सही पेशेंट का इंडिकेटेड ट्रीटमेंट उसका दिया है तो उनको जो सिम्टम रिलीफ है विदिन 24 आवर्स आता है। जैसे सिम्टम्स आपने बता दिया, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सिम्टम्स आने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो BPH के ट्रीटमेंट को डिले करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? इसमें भी कई बार लोग बहुत देर तक यूरिन होल्ड करके रखते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है? और एज अ फैमिली मेम्बर हमें कौन कौन से साइंस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे साथ रह रहे हैं, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं? सो आई विल रिप्लाई द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि एज ए फैमिली हमको किन किन सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया कि BPH यानी कि बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट
में दो तरह के सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, एक होता है इरिटेटिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में अगर किसी भी मेल का यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं है, कट कट के आ रहा है, या फिर अगर वो वॉशरूम में गए, जैसे आप एयरपोर्ट पे देखें आपके बगल में अगर कोई यूरिन पास कर रहा है, वो निकल गया लेकिन आप खड़े हैं, तो मतलब आपका हेजिटेंसी है, लंबा समय लग रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं। यही पेशेंट आगे चल के क्या होता है कि उनका यूरिन धीरे धीरे अंदर रुकना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ही रुक जाता है, तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब आपका यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा है, तो आपको ब्लैडर खराब होने के चांसेस हैं, आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस है, और आपकी धीरे धीरे किडनीज पे प्रेशर जाएगा और आपके जो किडनी फंक्शन है यानी कि क्रिएटिनिन बढ़ना, यानी कि रीनल फेलियर की आप जा रहे हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में आते हैं। तो देखिए वार्निंग साइंस आपको पता चल गया। अगर सपोज आपका इरिटेटिव ग्रुप्स में, इरिटेटिव का मतलब है कि हमारे ब्लैडर के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि बार बार जाना यूरिन का, अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, आप मॉल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप पहले देखते हैं कि वॉशरूम कहाँ पे है, मैं देखूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में ही मेरे को कुछ यूरिन के ड्रॉप लीक हो जाएं। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि इरिटेटिव सिम्टम्स हैं। ये वही ग्रुप है जो कि रात को बार बार उठता है और उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। सो ये वो साइंस हैं कि अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है, अगर आपके किडनीज का क्रिएटिनिन जो बढ़ गया तो ये वार्निंग साइंस हैं। तो ये सारे ऐसे साइंस हैं कि जिनको हम लोग बोलेंगे कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि बीपीएच के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, तो डिले करने से, कोई भी ट्रीटमेंट डिले करने से, चाहे वो आपका मेडिसिन हो, यूरोलिफ्ट हो, टीयूआरपी हो या फिर होल्मियम लेज़र हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ब्लैडर अंडर प्रेशर रहेगा और उसके मसल जो हैं वो डैमेज होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर बॉडी में कहीं पे भी अगर आपके मसल्स डैमेज होते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल समबडी हैज ए हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक होता है तो जिस एरिया का मसल इन्वॉल्व हुआ वो मसल कभी दोबारा से जीवित नहीं होता, वहाँ फाइब्रोसिस होती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में मसल्स को रीजनरेट करने की क्षमता नहीं है। तो अगर आपके ब्लैडर के मसल्स अगर डैमेज हो गए, सो देयर इज नो रिवर्सिबल फॉर दैट, नंबर वन। नंबर टू, प्रोस्टेट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एनलार्जमेंट की, वो है कि बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना। लॉन्ग टर्म में आपके ब्लैडर में पथरी बन सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी फेल हो सकता है, और एक्सट्रीम ओल्ड एज ग्रुप में मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्फेक्शन से फेलियर हो सकता है। तो कभी भी आपके बीपीएच के सिम्टम्स को इग्नोर मत करें, चाहे वो दवाई है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, सर्जिकल है, कोई भी ट्रीटमेंट है, आप ज़रूर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। बिल्कुल, ये चीज़ आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत अच्छी पॉइंट की कि अक्सर लोग जो हैं लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं और फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा हो सकते हैं। जी। बेहतर है आप लक्षणों का पहले पता लगा करके आप एक बार इलाज के लिए चले जाइए। अगर हम कंसल्टेशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग हिचकते भी हैं, तो आप प्लीज़ बताइए कि अगर कोई पहली बार कंसल्टेशन के लिए आता है, आप उसके साथ क्या बातचीत करते हैं, क्या डायग्नोज करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस है? मेजॉरिटी, जैसे मैंने कहा था कि यंग जनरेशन आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, उनके मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है एंड वो डायरेक्टली आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते हैं। बट ओल्ड एज ग्रुप में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, वो शायद इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे पहले था वैसा नहीं है। तो हम एज ए डायरेक्ट उनको इंटरव्यू या फिर जो हिस्ट्री लेते हैं, तो उसी में ही ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरह से डिग आउट जिसको बोलते हैं वो करके उनको ट्रीटमेंट देते हैं। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को अभी बताना चाहूँगा कि हम बीपीएच के लिए डिस्कशन ज़रूर करें। तो अगर जैसे किसी का इलाज शुरू हो जाता है तो लोगों को सिम्टम से रिलीफ मिल जाता है, फिर वो क्या करते हैं, फॉलोअप में आना छोड़ देते हैं कि चलो अब तो सिम्टम से रिलीफ मिल गया, अब क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की। लेकिन ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम को सीरियस कर सकता है। तो जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, आप उनको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि बीमारी का इलाज शुरू हो गया है तो फॉलोअप करते रहना कितना ज़रूरी है, इसका प्रोसेस क्या होता है? चूँकि प्रोस्टेट एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है, ये तो हमारी उम्र के लिहाज से है। तो जब भी अगर आपके सिम्टम्स हों प्रोस्टेट रिलेटेड और आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो आप उसको डेफिनेटली फॉलोअप पे रखें। देखिए,
जैसे मैंने कहा कि जो BPH है वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, आपके सिम्टम्स को ठीक करेगा। और सिम्टम्स जो ठीक करने के लिए जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा एक जैसे ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, क्योंकि ये अल्फा ब्लॉकेड है। अल्फा ब्लॉकेड का मतलब है कि हमारी जो खून की नसें होती हैं उनमें जो रिलैक्स करने के जो रिसेप्टर हैं वही हमारे ब्लैडर के माउथ पे होते हैं या प्रोस्टेट में होते हैं, तो उनको दिया जाता है ताकि वो मसल्स थोड़े से रिलैक्स हों, आपका यूरिन का फ्लो इम्प्रूव हो। अब देखें ये 24 आवर्स आपको इफेक्टिव रहेगा। अगर आप इसको दवाई को छोड़ेंगे और ये सिम्टम्स आपके जो हैं वो वापस रिवर्स होंगे, वापस आएंगे। मेडिसिन से आपका कभी कोई चीज़ जो हल नहीं होगा, सिर्फ सिम्टम हल होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर 6 महीने में अपने डॉक्टर से वापस मिलें और अपना यूरोफ्लोमेट्री यानी कि फ्लो टेस्ट करें, अपना अल्ट्रासाउंड चेक करें, क्या आपका यूरिन का रेजिडुअल तो नहीं रह रहा है, आपका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव रेंज में तो नहीं जा रहा। क्यों? बिकॉज इससे हम असेसमेंट करते हैं कि आपके ब्लैडर का मसल्स को डैमेज तो नहीं हो रहा है। हाँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अगर आज एक गोली लिखी गई है और आप उसको खाएं या तो छोड़ दें या फिर आप उसको भूल जाएं, क्योंकि प्रोस्टेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो आपका लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। और लेट योर यूरोलॉजिस्ट शुड डिसाइड कि कब आपको वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करता है या फिर कब आपको वो कंटिन्यू करता है कि आप मेडिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर जैसे BPH को डायग्नोस करना है तो टेस्ट वगैरह की अगर बात करते हैं तो PSA हो गया, यूरिन फ्लो टेस्ट हो गया, सिम्टम स्कोर टेस्ट हो गया, ये सब कब किए जाते हैं? और अक्सर लोगों के मन में ये थोड़ा सा रहता है कि अनकंफर्टेबल होते हैं ये टेस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये टेस्ट बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है। दे आर वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, OPD बेसिस पे सारे टेस्ट होते हैं। सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उनको एक IPSS स्कोरिंग होती है, सिम्टम स्कोर बोलते हैं उसको। बहुत ज़्यादा बिजी क्लिनिक्स में, शेड्यूल में ये IPSS स्कोरिंग जो है वो डॉक्टर खुद अपने हाथ से फिल करके एज पर द सिम्टम हम उनसे जो पूछते हैं उसके हिसाब से वो स्कोरिंग दे के उनको ट्रीटमेंट जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्कोर सिम्टम में डाल के ट्रीटमेंट करता है। एंड अदरवाइज कभी अगर पेशेंट्स एजुकेटेड हैं, वो अच्छे समझ पाते हैं उस पूरे चार्ट को, तो हम उनको चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना सिम्टम और अपने आप को खुद स्कोर दे दीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर उनका ट्रीटमेंट जो है प्लान किया जाता है। तो अगर सपोज आपके जो सिम्टम स्कोर है वो माइल्ड और मॉडरेट में है तो ऑब्वियसली ये वो पेशेंट्स हैं जिनको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। सीवियर सिम्टम्स वालों को शायद सर्जरी, यूरोलिफ्ट या फिर आपका TURP, होल्मियम लेज़र इन्यूक्लेशन हो सकता है। ये ट्रीटमेंट पार्ट है। उससे पहले जैसे मैंने कहा कि सारे सिम्टम्स जो हैं वो सिर्फ BPH से नहीं होते। सबसे इम्पॉर्टेंट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कभी भी यूरिन इन्फेक्शन से हो जाते हैं, लेकिन ये फैक्ट फीमेल्स में अप्लाई होता है। मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन का मतलब है कि ज़रूर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है। अगर ये यंग लोगों में है, प्लीज़ इसको नोट करें कि अगर यंग लोगों में है तो BPH नहीं बल्कि एक क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है। कल को एक यंग जनरेशन यानी कि 20-25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स कोई भी एक मेल होगा जिसको यूरिनरी सिम्टम्स हैं, वो हमारी कन्वर्सेशन से ये ना बोले कि उनको BPH है, इट इज़ प्रोस्टेटाइटिस सिम्टम्स। हम जो बात कर रहे हैं वो BPH की है। द सेकेंड टेस्ट जो कि यूरिन रूटीन के बाद में यूरिन कल्चर किया जाता है, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जो कि ऑफिस बेस्ड है। ठीक है। उसमें आप की किडनीज, प्रोस्टेट, ब्लैडर, कितना रेजिडुअल यूरिन है ये चेक किया जाता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट PSA टेस्ट, क्योंकि PSA ही डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन प्रोस्टेट कैंसर एंड द BPH। सो बेस अनदर यूरोफ्लोमेट्री, एज आई मेंशन, ये यूरोफ्लोमेट्री हमारे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स को पूरा कैटेगराइज करेगा। सो बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स हम इन पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट, कैसे फॉलो अप होना चाहिए। अगर जैसे PSA टेस्ट की बात करते हैं हम, तो टेस्ट कराने के बाद कुछ नंबर्स देखने होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ BPH है? ये बहुत अच्छा सवाल है। PSA एक प्रोटीन है जिसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। इसका इम्पोर्टेंस है लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। नॉर्मल वैल्यू 0 to 4 एज ए स्टैंडर्ड माना जाता है
एशियन रेस में, लेकिन शायद ये स्टैंडर्ड अफ्रीकन और अमेरिकन्स के लिए नहीं, बिकॉज वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है। सो PSA एज ए रैंडम टेस्ट को इंटरप्रिटेशन या फिर उसके वैल्यू को सिर्फ लेके चलने जो है वो सही नहीं है, क्योंकि PSA जो ऑर्गन स्पेसिफिक है, डिजीज स्पेसिफिक नहीं है। PSA इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है। PSA किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। PSA आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ सकता है। PSA इन वेरी हाईली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स में बढ़ सकता है। PSA आफ्टर एनी इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी प्रोस्टेट के साथ में कैथेटर डाला है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, जैसे किसी ने सिस्टास्कोपी किया है, तो उस कारण से भी बढ़ सकता है। तो ये एक डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, ऑर्गन स्पेसिफिक है। तो हमको PSA करने का मेन एम ये है कि हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, हम वो पेशेंट ढूंढ रहे हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए एक बाज़ाब्ता एक गाइडलाइंस हैं कि आपको PSA कब करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ कि पेशेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन है तो भी PSA उनके हाथ में होता है और वो बहुत एंक्शस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि उनका PSA बढ़ा हुआ है, क्या उनको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ इन्फेक्शन से बढ़ा है। तो उसकी एक गाइडलाइंस हैं, रैंडमली PSA नहीं करना है। इट्स प्रॉपर एक ऑथराइज्ड जो अथॉरिटी होगा उसी से, वो एक यूरोलॉजिस्ट है, उनसे मिलके ही अपना PSA जो है वो करना चाहिए। मतलब हर बढ़ा हुआ PSA कैंसर या BPH नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों के मन में है कि PSA बढ़ गया तो डर जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर जैसे माइल्ड BPH है किसी का, तो लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करने के लिए आप बोलते हैं, और साथ में मेडिसिन भी चल रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम ठीक हो जाती है या सिर्फ कंट्रोल होता है मेडिसिन से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो BPH के सिम्टम्स हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें चेंजेस चाहिए होते हैं वो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में चाहिए होते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट्स जिनको BPH के सिम्टम्स भी हैं और साथ में वो बहुत सारी मेडिकेशंस ले रहे हैं। किसी को BP के लिए डायूरेटिक यानी कि ऐसी दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा यूरिन बनाती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि शुगर के मरीज़ हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो मिक्सअप होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का मॉडिफाई लाइफस्टाइल कैसे करना है? मान लीजिए किसी को अगर रात को बार बार उठना है, क्या वो अपनी मेडिसिन को इवनिंग के बदले में मॉर्निंग में ले सकते हैं? कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा लिक्विड ले रहे होते हैं। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो कि दिन में 5 से 6 लीटर का लिक्विड लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा होगा। ये तो वो मॉडिफाइएबल फैक्टर हैं जो आप पेशेंट को जब उनसे बातचीत होगा तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बाकी रोज़मर्रा की लाइफ में चेंज कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप उसको कम करिए। जितना बॉडी में फ़ैट कम होगा उतने आपके जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं वो कम होंगे। आपका जो खान पान है उसमें जितना आप वेजिटेबल्स हैं, मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं इसको, अगर आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली जो रेड कलर की सब्जियां हैं उनमें लाइकोपीन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो कि प्रोस्टेट के प्रोलिफरेशन को रोकता है। वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक लाइट फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ब्लैडर का इरिटेशन बहुत सारे ड्रिंक्स से होता है, जैसे कॉफ़ी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और स्मोकिंग है, ये स्पाइसी फूड्स हैं, ये सब चीज़ें आपके ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, हो सकता है कि आप अपना इवन मेडिसिन को भी डिले कर सकें। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं या नहीं है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग एडवाइस करते हैं जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर यही सिम्टम्स आपके मॉडरेट हैं, जिससे आपकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हैम्पर हो रही है, तो आपको साथ में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, जो कि एक स्कोर सिस्टम होता है उसके हिसाब से, या फिर अगर आपको BPH के चलते हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ब्लैडर की वॉल थिक हो गई है जिसको ट्रैबिकुलेशंस बोलते हैं, यूरिन आपका 20% से ज़्यादा अंदर रुक रहा है,
ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन बन गया है, या फिर आपका यूरिन टोटली रुक चुका है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, या किडनीज को इन्वॉल्व कर रहा है, या आपको 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड यूरिन इन्फेक्शन के हो चुके हैं, तो ऐसे में जो एडवाइजेबल है वो है एक सर्जिकल ऑप्शन, जो कि आपका TURP हो सकता है, हॉल्बियम लेज़र हो सकता है, या यूरोलिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर किसी ने मेडिसिन शुरू की है लेकिन उससे नहीं मिल रहा रिलीफ, तो कुछ इसके आगे जाकर के नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जैसे TURP, लेजर सर्जरी, इन सब का थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए। टू बिगिन विद, हर एक पेशेंट जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनमें हम लोग मेडिकेशंस पे पेशेंट्स को रखते हैं और देखते हैं कि क्या उनका सिम्टम स्कोर मेडिसिन से रिलीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर उनके सिम्टम जो हैं वो मेडिकेशंस के बावजूद फुल डोज ऑफ जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोस्टेट के लिए, अगर उनसे भी उनके सिम्टम्स रिकवर नहीं हुए, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हुआ, तो ये वो पेशेंट हैं जिनको हम सर्जिकल ऑप्शन जो हैं वो एडवाइस करते हैं। इससे रिलेटेड ना कुछ मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा ऑडियंस के मन में प्रोस्टेट से रिलेटेड, तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ मिथ्स हैं। हम चाहेंगे प्लीज़ डॉक्टर आप हमारे साथ हैं और इन मिथ्स को क्लियर करने के लिए आपसे बेस्ट एक्सपर्ट हमारे पास कोई और हो नहीं सकता था, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले ये है कि बार बार यूरिन आना क्या नॉर्मल उम्र बढ़ने का हिस्सा है या नहीं? मुझे लगता है कि शायद हम इसको एक फैक्ट ना माने, क्योंकि सिर्फ उम्र से ही बार बार यूरिन नहीं आता है, इसके कुछ रीज़न भी होते हैं। यंग लोगों में भी बार बार यूरिन आ सकता है, तो मेरे हिसाब से तो ये मिथ है। बिल्कुल। क्या BPH में हर बार सर्जरी ही करानी पड़ती है? नहीं, ये मिथ है, बिकॉज़ हर बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होते हैं वो मेडिसिन से ठीक होते हैं और लंबे समय तक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में देखें तो मोस्ट लाइकली मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट, जिसमें यूरोलिफ्ट का सबसे ऊपर नाम आएगा, तो बिना सर्जरी के आप यूरोलिफ्ट जो है वो डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। एक और है इसमें कि प्रोस्टेट ट्रीटमेंट से सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है, सच्चाई है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोस्टेट ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि उसका अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हाइपरप्लेसिया में, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इटसेल्फ खुद ही आपकी सेक्सुअल जो कैपेबिलिटी है उसको कम करता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो शायद आपका सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो स्टेबल हो सकता है या बेहतर हो सकता है। ठीक है। तो ये मिथ है। अगर जैसे BPH की प्रॉब्लम है और किसी ने PSA टेस्ट कराया है, वो नॉर्मल है, तो क्या आगे प्रोस्टेट की जांच की ज़रूरत नहीं होती है? हर साल अपना PSA करना होता है। एवरी ईयर आप अपने हेल्थ चेकअप में एक PSA ज़रूर इंक्लूड करें। आपको अगर कोई फैमिली में फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन में किसी भी मेल को कैंसर था, तो आप 45 की उम्र से PSA चेक करना शुरू करें। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेल में कैंसर नहीं था, तो 50 से लेके एटलीस्ट आप 75 की उम्र तक अपना PSA हर साल करिए एक बारी। करेक्ट है। आपने जैसे हमें शुरुआत में ना यूरिनरी सिम्टम्स बताए थे, तो उसमें आपने कहा था बार बार यूरिन आता है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं। तो क्या पानी पीने मतलब अगर कोई पानी पीना कम कर दे तो सिम्टम्स कम हो सकते हैं? टू सम एक्सटेंट यस। ये डिपेंड करता है कि वो क्या जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर रहे हैं, या फिर वो वाकई में बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे और कम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड लेते हैं फॉर अननोन रीज़न, वो अगर कम करेंगे तो डेफिनेटली, लेकिन हमारी एक बॉडी का रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट से कम कर रहे हैं तो वो गलत है। तो आपको डेफिनेटली जांच करवानी चाहिए। और क्या हर इनलार्ज प्रोस्टेट आगे चल करके कैंसर में ही तब्दील होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोस्टेट कैंसर इज़ वेरी अनकॉमन। सबसे कॉमन जो है वो BPH है। हर प्रोस्टेट कैंसर BPH जो है प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। और एक बार अगर BPH का ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो लाइफ टाइम मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी, ये सच है या नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो उम्र के साथ में है। प्रोस्टेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी या फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो लेना पड़ेगा।
सो लास्ट एक और है डॉक्टर कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को डिले या कंट्रोल करने के लिए सेल्फ ट्रीटमेंट की जा सकती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी यूरिनरी सिम्टम्स जब तक एक यूरोलॉजिस्ट उसको डायग्नोज ना करे कि वो बीपीएच के ही हैं, तब तक कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि यूरिनरी सिम्टम्स ब्लैडर कैंसर के भी हो सकते हैं, ब्लैडर फेलियर के भी हो सकते हैं, किडनी फेलियर के भी हो सकते हैं, आपके स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के भी हो सकते हैं, स्टोन के भी हो सकते हैं। हाँ। तो आप प्रॉपरली एक यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए। उसके बाद में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, मेडिकेशन लें, या आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं, आपका यूरोलॉजिस्ट उसके लिए तय करेगा। तो डॉक्टर, हम लोगों ने अब तक जो भी कॉन्वर्सेशन की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को प्रोस्टेट के बारे में चीज़ें जानने में, समझने में बहुत आसानी होगी। हम चाहते हैं कि आप एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, बताते नहीं हैं, हेजिटेशन में रहते हैं या शर्माते हैं, और इस तरीके के जो यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं इसको होल्ड करके अपनी जो लाइफ है उसको इस तरीके से खराब करते रहते हैं। तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा कि यंग जनरेशन को, कि अगर आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं, आप उनके रोज़मर्रा की लाइफ में यूरिनरी सिम्टम्स यानी और कुछ ऐसा अनटूवर्ड अगर आप नोटिस करते हैं, वो रात को बार बार उठते हैं, या फिर अगर आप मार्केट गए, वो वाशरूम बार बार वाशरूम जा रहे हैं, या अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको लगता है कि आपके फादर बहुत लंबे समय तक टाइम ले रहे हैं, तो आप ज़रूर उनका एक हेल्थ चेकअप करवाइए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, वेट रिडक्शन करिए, अपना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए, और कोई भी एडिक्शन यानी कि स्मोकिंग, कैफीन इज़ आल्सो एन एडिक्शन, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना, और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल को से नो टू गेट दी सिम्टम्स रिलीव्ड इन योर लाइफ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो आई थिंक आज के डिस्कशन से डॉक्टर ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बढ़ती उम्र का हिस्सा है, कॉमन कंडीशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये कैंसर ही होगा। सिम्टम्स थोड़े से भी दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार जाकर के चेक करा लीजिए। डॉक्टर ने जैसे कि बताया कि आप टेस्ट कराइए, डॉक्टर से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, शर्माइए मत, हिचकिचाइए मत। हो सकता है नॉर्मली प्रॉब्लम हो, बट एटलीस्ट एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो आपकी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होगी। तो आई थिंक डॉक्टर, हम लोगों ने जो भी बातचीत की है सेशन में वो हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, जाना होगा। आपने सच में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की हमारे साथ, हमारी ऑडियंस को बताया, समझाया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।